नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम BSF SCRORM के सिलेबस में केमिस्ट्री में परमाणु संरचना के अंतर्गत परमाणु संरचना के अंतर्गत अर्धायु काल, औसतायु और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखते रहिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अर्धायु काल। अर्ध आयु काल हाफ लाइफ पीरियड PRIO। अर्ध आयु काल क्या होता है? अर्ध आयु काल किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा के उत्सर्जन होने में जितना समय लगता है उसे अर्धायु काल कहते हैं। इसको टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र मैं बताता हूं। लिख लो इसको, मैं ऐसे ही बता देता हूं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा को उत्सर्जित होने में जितना समय लगता है उसको उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा की अर्ध आयु काल कहते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा को उत्सर्जन होने में जितना समय लगता है उसे उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु काल कहते हैं। तो अर्ध आयु काल टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा बराबर होता है विघटन स्थिरांक। ठीक है, लेमडा बराबर विघटन स्थिरांक। तो इसका सूत्र दूसरा बनेगा, माना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु टी हाफ है। ठीक है, टी हाफ है। और प्रारंभिक मात्रा बराबर n0। विघटन होने के बाद मात्रा, या शेष बची मात्रा, ठीक है, इसको शेष बची मात्रा लिख देते हैं। शेष बची मात्रा n। ठीक, तो पूर्ण आयु क्या होगी? तब पूर्ण आयु t बराबर टी हाफ इंटू n बराबर होता है अर्ध आयु कालों की संख्या। यहां से एक सूत्र बन जाएगा, n बराबर n0 1/2 की पावर n। ठीक है, ये सूत्र, एक ये और एक ये। पूर्ण संख्या पूछता है, पहले ये निकालेंगे, इससे n निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे। ठीक है, अर्धायु काल समझ में आ गया। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जिसको विघटन होने में आधी रह जाती है वह उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कहलाती है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। 1600 वर्ष है। कितने तथा उसकी प्रारंभिक मात्रा 100 वर्ष है, 100 ग्राम है। कितने वर्षों के बाद
कितने वर्षों के बाद वह उसकी मात्रा उसकी मात्रा 25 ग्राम रह जाएगी। ठीक है, ये है। तो क्या है, टी हाफ बराबर 1600 वर्ष। ठीक है, एन बराबर 25 और एन जीरो बराबर 100। निकाल दो यहाँ से। एन बराबर एन जीरो बराबर 1/2 एन। एन कितनी है 25, ये 100, 1/2 पे एन, तो 25 100 इधर आ जाएगा बराबर 1/2 एन। 25 चौका 100, 1/2 की पावर 2 हो जाएगा बराबर 1/2 पे एन। आधार ये हो जाएगा, आधार की तुलना करने पर तो ये हट जाएगा, तो एन बराबर 2। ठीक है, ये क्या आ गया, एन बराबर अर्ध आयु कालों की संख्या आ गई। ठीक है, तो पूर्ण संख्या बराबर मैंने क्या, पूर्ण आयु बराबर क्या बोला था, टी बराबर टी हाफ इंटू 2 वो एन। तो टी हाफ कितनी है 1600 गुणा 2 बराबर 3200 वर्ष। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आया एग्जाम्पल समझ में? ठीक, आज थोड़ा जल्दी है, ड्यूटी का टाइम हो रहा है। ठीक है साथियों, आगे समझे, बता लो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की आयु 1600 वर्ष है, तो कितने वर्षों पश्चात वह अपनी आयु का 1/4 रह जाएगा। तो 1/4, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, n/n0 बराबर 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे इसको लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आएगा, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 8 वर्ष है तथा उसकी कितने वर्षों पश्चात वह अपनी मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक, तो ऐसा एग्जाम्पल अगर आ जाता तो n/n0 बराबर इतना हो जाएगा 1/4। तो इसको ऐसे लिखेंगे, n बराबर n0 1/2 की पावर n, n/n0 बराबर 1/2 की पावर n। इतना कितना है 1/4, 1/4 बराबर 1/2 n। इस पर फिर 1/2 कर देंगे तो 2 की पावर हो जाएगी बराबर n बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे समझ में, n अब इसमें इसका गुणा कर सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कर लीजिए। दूसरा है औसत आयु, एवरेज लाइफ। औसत आयु, AVERAGLIFE, एवरेज लाइफ। इसको कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा वेगटन स्थिरांक के व्युत्क्रम को एवरेज लाइफ, औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान लीजिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 1600 वर्ष है, 1600 वर्ष है, तो औसत आयु निकाल लीजिए। औसत आयु क्या होगी, अरे इसका सूत्र लिखवाना है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, क्या बोला है, वेक्टर स्थिरांक के व्युत्क्रम को औसत आयु
कहते हैं। तो टाउ बराबर 1/λ। ये क्या होता है सूत्र, टी हाफ बराबर 0.693/λ। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 0.693/टी हाफ। ठीक है, तो लेमडा का मान इसमें रख दोगे तो टी हाफ ऊपर बन जाएगा। तो टी हाफ बट्टे 0.693 टाउ बराबर, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे टाउ बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ बट्टे 0.693। टी हाफ कितनी है, 1600 वर्ष अपॉन 693। इसका इसमें भाग देंगे तो 2309 वर्ष 9 बार जाएगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। औसत आयु से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है अर्धायुकाल। ठीक, बता दीजिए इसको। अब देखिए नाभिकीय विखंडन। थोड़ा आज टाइम शॉर्ट है मेरे पास। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर, CLEAR, फिजिशियन, FISSION। ठीक, नाभिकीय विखंडन एक ऐसा भारी नाभिक या परमाणु जो दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण है परमाणु बम। ठीक, तो लिख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे परमाणु बम क्या लिखना, इसमें अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है, एग्जाम्पल परमाणु बम। यह दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो नियंत्रित अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, दूसरी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित अभिक्रिया क्या होती है, जैसे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जैसे जिनमें बिजली बनती है, उनमें नियंत्रित अभिक्रिया होती है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अनियंत्रित क्या होता है, अनियंत्रित जैसे परमाणु बम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु बम किसका उदाहरण है, नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन किसका है, अनियंत्रित अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, इसके कुछ पॉइंट हैं वो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लीजिए। नाभिकीय विखंडन में उपयोग मंदक के रूप में किसका होता है, भारी जल D2O या ग्रेफाइट। ठीक है, भारी जल या और नियंत्रित और क्या होता है, शीतलक के रूप में ठंडा करने के लिए भारी जल D2O या द्रवित सोडियम या
द्रवित पोटेशियम। ठीक, ये हो गया। और न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए, कैडमियम Cd या बोरॉन की छड़ें। ठीक है। मंदक के रूप में भारी जल DTO या ग्रेफाइट, शीतलक के रूप में भारी जल या द्रवित सोडियम या द्रवित पोटेशियम। न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ या बोरॉन की छड़। और ईंधन के रूप में अगर आ जाए, ईंधन के रूप में क्या होता है? ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या Pu 239। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल या ग्रेफाइट। शीतलक के रूप में भारी जल या द्रवित सोडियम या द्रवित पोटेशियम। न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ या बोरॉन की छड़। ठीक है। और ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और Pu 239 का। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब लिखिए नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर क्या होता है? FUSION, फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। दो हल्के नाभिक एक बड़े नाभिक का परमाणु निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाती है। ठीक है, जब दो हल्के नाभिक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम। ठीक, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है सूर्य की ऊर्जा या हाइड्रोजन बम। एग्जाम्पल वो क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन। परमाणु बम किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए तो क्या हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? सूर्य की ऊर्जा। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल होता है, वो लिख लीजिए। सूत्र 1H2 प्लस 1H2 2He4 प्लस 17.6 मेगावाट MEGWAT मेगावाट ऊर्जा। ठीक है, आया समझ में नाभिकीय संलयन? अच्छा, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में एक थोड़ा सा कॉमन है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया बिना नाभिकीय विखंडन के पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक और पॉइंट रहेगा लिखवाने के लिए। यह अभिक्रिया उच्च ताप
दाब पर होती है। ठीक है, हाँ मैं क्या समझा रहा था, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन के बिना पूरी नहीं हो सकती। जब तक नाभिकीय विखंडन नहीं करेंगे तब तक उच्च ताप और उच्च दाब बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले नाभिकीय विखंडन करवाना पड़ता है जिससे कि हाई टेम्परेचर उच्च ताप जैसे 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा तब नाभिकीय संलयन होता है। तो हाइड्रोजन बम इसका उदाहरण है। हाइड्रोजन बम ये कब इन्होंने 1952 में इस पे रिसर्च किया गया था, लेकिन अभी बना रखी है कई लोगों ने, नहीं ये तो पता नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। ओके, हाँ एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, जो रेडियो एक्टिवता का मात्रक मैंने नहीं लिखा है आपको, उसका मात्रक है रदरफोर्ड या क्यूरी। ठीक है, रेडियो एक्टिवता का मात्रक कैसे होता है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें लिखना है रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी, अधिकतर क्यूरी लिखा होता है, या रदरफोर्ड। ठीक है, तो आज परमाणु संरचना का टॉपिक समाप्त होता है। इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो इसके है जो एग्जाम बिल्दे मैंने बता दिए। अब आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, अगर इसमें इस चैप्टर में कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताना कमेंट करके, उसको मैं अच्छी तरह समझाने की और कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, डन, थैंक यू, बाय बाय।